डियर व्यूवर्स, यूर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब फैमिली ए वी जुडिशरी जोन। इस सेशन में आप लोग पढ़ेंगे द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, यानी कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। यह इस टॉपिक का दूसरा पार्ट है। इसके पहले पार्ट को आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम मैंने बनाया है राजस्थान एपीयू एंड जुडिशरी माइनर एक्ट। वहाँ से आप लोग अन्य माइनर एक्ट को भी देख सकते हैं और पढ़ लेते हैं इसको। यहाँ पे इसके पार्ट 1 में अधिनियम का उद्देश्य और कौन से अध्याय में क्या दे रखा है, क्या प्रावधान है, और कौन सी धारा में क्या प्रावधान है, ये सब हो गया था। धारा 1 से लेकर के ये धारा 2 है, परिभाषा इसमें दे रखा है। मैंने इसको डिटेल में लिखा है। आप लोग प्लेलिस्ट से इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें धारा 11 तक हो गया था। अब हम लोगों को देखना है इस पार्ट में धारा 12 तक हो गया था, 13 से देखना है। पढ़ लेते हैं धारा 13 को। अध्याय 3 देखना था इस पार्ट में, देख लेते हैं। चैप्टर 3 में है अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग और उसके लिए दंड, जो कि धारा 13 से लेकर के 15 तक दिया हुआ है। पढ़ लेते हैं इसको। धारा 13 अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग। उपधारा 1 जब कोई व्यक्ति किसी बालक का मीडिया के माध्यम से, जिसमें टेलीविज़न या इंटरनेट या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप या मुद्रित प्रारूप द्वारा प्रसारित कार्यक्रम या विज्ञापन, चाहे ऐसा विज्ञापन या कार्यक्रम का उपयोग व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए उपयोग या वितरण के लिए हो या नहीं, लैंगिक परितोषण के प्रयोजनों के लिए उपयोग करता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है। पढ़ लेते हैं क्या क्या शामिल है। किसी बालक के जननेंद्रियों का प्रतिदर्शन करना। नेक्स्ट है किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में प्रवेशन के साथ या बिना करना। नेक्स्ट है किसी बालक का अश्लीलतापूर्ण प्रतिदर्शन करना, यानी कि यदि कोई भी व्यक्ति जो मीडिया के किसी भी माध्यम से अश्लील प्रयोजनों से उसका उपयोग करता है, जैसे उसमें मीडिया में आ जाएगा टेलीविज़न हो गया, टीवी, इंटरनेट या फिर कंप्यूटर या फिर अन्य कोई माध्यम से ऐसा करता है, तो वह हो जाएगा, वह उसका उपयोग करेगा। और स्पष्टीकरण पढ़ लेते हैं इसका। किसी बालक का उपयोग पद में अश्लील सामग्री को तैयार करना, उत्पादन, प्रस्थापन, पारेषण, प्रकाशन, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर या किसी अन्य माध्यम से बालक को शामिल करना। अब आगे देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग एक बार रीडिंग करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। पढ़ लेते हैं धारा 14 अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक के उपयोग पर दंड, यानी कि जो धारा 13 में उपयोग करेगा बालक का अश्लील प्रयोजनों के लिए, उसके लिए क्या दंड का प्रावधान है वह दे रखा है धारा 14 में। पढ़ लेते हैं। यदि वह पहली बार दोष सिद्ध किया जाएगा धारा 13 के तहत, यानी कि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करेगा पहली बार, तो उसको 5 साल का कारावास और जुर्माने से दंडनीय किया जाएगा। यदि दोबारा करता है वही अपराध, तो 7 साल का कारावास और जुर्माना से दंडित होगा। और जो धारा 3, 5, 7, 9 का अपराध करता है और उसके लिए अलग से दंड का प्रावधान है ही धारा 4, 8, 9, 10 में, जो हम लोगों ने पीछे की वीडियो में पार्ट 1 में पढ़ा था। उपधारा 1 के अतिरिक्त होगा, यानी कि जो उसमें दंड दे रखा है उसके अतिरिक्त ये दंड दिया जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं धारा 15 बालक को शामिल करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारकरण के लिए दंड, यानी कि जो भंडारकरण करेगा उसके लिए क्या दंड है, पढ़ लेते हैं। जो कोई बच्चे से संबंधित किसी अश्लील सामग्री को जमा करता है या रखता है और उसे नष्ट करने या प्रत्यायोजित अधिकारी को देने में असफल रहता है, तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। और यदि दोबारा वही अपराध करता है तो 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। यानी कि जब कोई भी व्यक्ति अश्लील सामग्री का भंडारकरण करेगा, उसको रखेगा, तो उसको कितने साल की जुर्माना होगा, 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें कारावास की अवधि नहीं दे रखी है उपधारा 1 में, केवल उसको पहली बार यदि भंडारकरण करने का दोषी पाया जाएगा तो 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा उसमें, और दोबारा करेगा तो 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं। धारा 15 का उपधारा 2 है ये। जब कोई व्यक्ति ऐसी सामग्री को संचारित करने या दुष्प्रचारित करने या प्रदर्शित या वितरित करने के आशय से जमा करता है या रखता है, तो उसे 3 साल का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी कि उपधारा 1 में क्या कहा गया है कि यदि कोई अश्लील
सामग्री का भंडारण करता है तो उसको जुर्माने से दंडनीय किया जाएगा। कितना जुर्माना था? पहली बार करेगा तो 5,000 रुपये और दोबारा करेगा तो 10,000 रुपये। और उपधारा 2 में कहा गया है कि यदि उसको दुष्प्रचारित करने या प्रदर्शित करने या फिर वितरित करने के आशय से यानी कि इंटेंशन से रखता है तो उसको क्या सज़ा होगी? तो उसको 3 साल का कारावास या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, यदि कोर्ट में साक्ष्य के लिए उपयोग करने के लिए विहित प्रकार से रखता है तो उसके लिए उसको दंडनीय नहीं किया जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं उपधारा 3। जब कोई व्यक्ति ऐसी अश्लील सामग्री का भंडार करता है वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए तो उसे 3 साल का कारावास जो 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि दोबारा करता है तो 5 साल या से बढ़ा करके 7 साल हो सकता है और प्लस जुर्माना से दायी होगा। यानी कि यदि कोई व्यापार करने के लिए वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए अश्लील सामग्री का भंडार करता है तो उसके लिए कारावास की अवधि बढ़ा दी गई है। कितना हो सकता है? तो 3 साल से लेकर के 5 साल तक हो सकता है। और यदि वह दोबारा करता है तो उसका 5 साल से लेकर के 7 साल तक हो सकता है और जुर्माने से दायी हो सकता है। अब आगे देख लेते हैं धारा 16। इसका आ जाएगा लेसन 4। किसी अपराध का दुष्प्रेरण और उसको करने का प्रयत्न। दुष्प्रेरण और प्रयत्न आ जाएगा लेसन 4 के अंतर्गत। पढ़ लेते हैं धारा 16। किसी अपराध का दुष्प्रेरण। निम्नलिखित कार्य दुष्प्रेरण होगा। कौन कौन सा होगा? पढ़ लेते हैं। किसी अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाना। ये वाला सेक्शन जो है आप लोगों को जल्दी से याद हो जाएगा क्योंकि ये दुष्प्रेरण से संबंधित है, आईपीसी में भी। पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है किसी षड्यंत्र में एक या अधिक व्यक्तियों के साथ शामिल होना यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में उस अपराध को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए। नेक्स्ट है किसी कार्य का अवैध लोप द्वारा शासय सहायता करना। किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा शासय सहायता करना यानी कि दुष्प्रेरण में क्या आ गया? तो दुष्प्रेरण के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाता है या फिर कोई षड्यंत्र है उसमें शामिल होता है और ऐसे षड्यंत्र के अनुसरण में कोई कार्य या लोप किया जाता है और ऐसे कार्य या लोप में उसका पूरा इंटेंशन होता है और सहायता करता है तो ये सब आ जाएगा दुष्प्रेरण के अंतर्गत। यानी कि कीवर्ड इसमें 3 है। एक तो उकसाना, दूसरा उसमें षड्यंत्र में शामिल होना और तीसरा है उसका सहायता करना, शासय सहायता करना। आगे पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे स्पष्टीकरण के माध्यम से इन शब्दों को डिफाइन किया है कि क्या क्या आ जाएगा इसके अंतर्गत। पहले में देख लेते हैं उकसाना। पढ़ लेते हैं इसको। उकसाना के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति जो जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा तात्विक तथ्य को छिपाता है या कोई ऐसा अपराध करता है या उपाप्त करता है या करने या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है आ जाएगा किसके अंतर्गत? उकसाने के अंतर्गत। यानी कि कोई तात्विक तथ्य को छिपाता है या फिर कोई अपराध करता है या फिर उपाप्त करता है या फिर करने का प्रयत्न करता है तो हो जाएगा उकसाना। आगे पढ़ लेते हैं। स्पष्टीकरण 2 में सहायता करने को डिफाइन किया गया है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य के किए जाने से पहले या किए जाने के समय उस कार्य को सुकर बनाने के लिए कोई कार्य करता है तो वह सहायता करने के अंतर्गत आएगा। यानी कि कोई उसमें उस कार्य को जो अपराध है उसको करने के लिए सुकर बनाने के लिए कोई कार्य करता है तो वह उसकी सहायता करता है कहा जाएगा। स्पष्टीकरण 3 में भी सहायता करने को ही और डिफाइन किया गया है। पढ़ लेते हैं। जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने के लिए किसी बालक को धमकी, बल प्रयोग या प्रपीड़न या अपहरण या कपट, प्रवंचना या स्थिति के दुरुपयोग या संदायों के देने या लेने या अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले किसी व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए फायदों के माध्यम से नियोजित करना, आश्रय देना, उसे प्राप्त या परिवादित करना सहायता करने के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि सहायता करने के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा कि तो किसी बालक को धमकी देता है या फिर बल प्रयोग करता है या फिर प्रपीड़न, अपहरण, कपट, प्रवंचना या फिर दुरुपयोग करता है जो परिस्थिति है उसकी, या फिर संदायों को लेने या देने या फिर अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण रखने के लिए किसी व्यक्ति को नियोजित करता है या फिर और भी फायदे के लिए कोई कार्य करता है, आश्रय देता है उसको,
तो ये सब आ जाएगा सहायता करने के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। धारा 17 दुष्प्रेरण के लिए दंड। अब धारा 16 में दुष्प्रेरण था, आप लोगों ने समझ लिया क्या होता है दुष्प्रेरण। तो क्या क्या आ जाएगा दुष्प्रेरण के अंतर्गत? यदि किसी अपराध के लिए क्या करता है, किसी व्यक्ति को उकसाता है, या फिर षड्यंत्र में अपराध करने के लिए शामिल होता है, या फिर किसी कार्य या लोभ के माध्यम से उसकी सहायता करता है, तो ये सब हो जाएगा दुष्प्रेरण। और धारा 17 में उसके लिए दंड है, पढ़ लेते हैं। यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया गया है तो वह उस दंड से दंडित होगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। यानी कि जो अपराध के लिए दंड दिया गया है उसी दंड से दुष्प्रेरण करने का भी दंड से दंडित किया जाएगा। यानी कि सेम दंड दिया जाएगा जो उस अपराध के लिए बनाया गया है। आगे पढ़ लेते हैं। धारा 18 किसी अपराध को करने के प्रयत्न के लिए दंड। देख लेते हैं इसमें क्या प्रावधान है। जो कोई इस अधिनियम के तहत अपराध करने का प्रयत्न करेगा या किसी अपराध को करवाएगा और ऐसे प्रयत्न के दौरान कोई कार्य करेगा, वह आजीवन कारावास के आधे अवधि तक की या उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास जिसकी अवधि दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। यानी कि यदि कोई किसी अपराध करने का प्रयत्न करता है तो उसको क्या दंड दिया जाएगा, या तो उसको आजीवन कारावास के आधे अवधि तक के दंड से दंडित किया जाएगा, या फिर जो अपराध करता है उसके लिए जो दीर्घतम यानी अधिकतम अवधि कारावास की दी गई है उसके आधे अवधि से दंडनीय होगा, या फिर जुर्माना, या फिर दोनों से दंडनीय होगा। आगे पढ़ लेते हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 में है मामले की रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रिया। पढ़ लेते हैं इसको। धारा 9 अपराध की रिपोर्ट करना। देख लेते हैं। सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसके अंतर्गत बालक भी है, जिसको यह आशंका है कि इस एक्ट के अधीन अपराध किए जाने की संभावना है या यह जानकारी है कि ऐसा कोई अपराध किया गया है, वह निम्नलिखित को ऐसी जानकारी देगा। यानी कि किसको किसको दे सकता है? विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस को। यानी कि यदि किसी व्यक्ति को कोई भी संदेह है, आशंका है, या फिर उस व्यक्ति में कौन आ जाएगा? बालक स्वयं भी आ जाएगा। तो जिस व्यक्ति को आशंका है कि कोई अपराध करने की संभावना है या फिर कोई अपराध किया गया है, वह तुरंत उसकी रिपोर्ट देगा। किसको देगा? तो विशेष किशोर पुलिस यूनिट को देगा या फिर वहाँ की स्थानीय पुलिस को देगा। आगे पढ़ लेते हैं उपधारा 2। उपधारा 1 की रिपोर्ट में एक प्रविष्टि संख्या अंकित होगी। यानी कि जो प्रविष्ट किया जाएगा उसका संख्या होगा कि कब कौन से नंबर पर प्रविष्ट किया जा रहा है, और लेखबद्ध की जाएगी। यह रिपोर्ट सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी, केस डायरी में दर्ज की जाएगी। यानी कि उपधारा 1 में क्या है कि रिपोर्ट में क्या क्या होगा? तो प्रविष्टि संख्या अंकित की जाएगी और लेखबद्ध की जाएगी, और उस रिपोर्ट को सूचना देने वाले को पढ़ के सुनाई जाएगी और फिर केस डायरी में उसको दर्ज किया जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं। उपधारा 3 जहां उपधारा 1 में रिपोर्ट बालक द्वारा की गई है उसे उपधारा 2 के अधीन सरल भाषा में अभिलिखित किया जाएगा, जिससे बालक अभिलिखित अंतर्वस्तु को समझ सके। यानी कि जब कोई रिपोर्ट बालक देता है तो उसको ऐसी भाषा में लिखा जाएगा जैसे कि बालक समझ पाए। आगे पढ़ लेते हैं। उपधारा 4 यदि बालक नहीं समझ पा रहा है तो किसी अनुवादक को विहित फीस पर रखा जाएगा। यानी कि उस लैंग्वेज को बालक की समझ में नहीं आ रही है वो लैंग्वेज, तो वहाँ पे कोई ट्रांसलेटर अनुवादक को रखा जाएगा फीस के माध्यम से। उपधारा 5 जहाँ विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस का यह समाधान हो जाता है कि बालक को जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है देखरेख या संरक्षण की आवश्यकता है, तो रिपोर्ट के 24 घंटे के भीतर लेखबद्ध कारणों के बाद उसको देखरेख और संरक्षण में रखने की तुरंत व्यवस्था करेगा। इसमें बालक को संरक्षण गृह या निकट अस्पताल में भर्ती किया जाना भी है। यानी कि यदि ऐसे रिपोर्ट प्राप्त होने पर विशेष किशोर पुलिस यूनिट या फिर स्थानीय पुलिस को यह लगता है कि बालक को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, तो वह क्या करेगा? 24 घंटे के अंतर्गत अपने कारण को लेखबद्ध करेगा और उसको तुरंत ऐसे गृह में, संरक्षण गृह में रख देगा। और ऐसे संरक्षण गृह अस्पताल भी हो सकता है, अस्पताल में भर्ती भी कर सकता है। आगे पढ़ लेते हैं उपधारा 6
विशेष किशोर पुलिस या स्थानीय पुलिस अनावश्यक विलंब के बिना किंतु 24 घंटे के भीतर मामले को बालक कल्याण समिति और विशेष न्यायालय, जहां कोई विशेष न्यायालय पदाविहित नहीं है, वहां सेशन कोर्ट रिपोर्ट करेगा, जिसके अंतर्गत बालक की देखभाल या संरक्षण के लिए आवश्यक और इस संबंध में किए गए उपाय भी हैं। यानी कि जो विशेष किशोर पुलिस है या फिर स्थानीय पुलिस है, अगर रिपोर्ट प्राप्त होता है तो क्या करेगा, उसको तुरंत 24 घंटे के भीतर मामले को कहाँ भेजेगा, बालक कल्याण समिति के पास या फिर विशेष न्यायालय के पास। और यदि कोई वहाँ पे विशेष न्यायालय नहीं है तो वहाँ पे सेशन कोर्ट यानी सेशन न्यायालय में भेजेगा। आगे पढ़ लेते हैं उपधारा 7। उपधारा 1 में सद्भावनापूर्वक दी गई जानकारी के लिए किसी व्यक्ति द्वारा सिविल या दंडिक कोई कार्यवाही नहीं होगी। यानी कि जो उपधारा 1 में जो कोई भी सूचना देगा कि किसी भी बालक के विरुद्ध अपराध किया जा रहा है या फिर किए जाने की संभावना है, उसके प्रति कोई भी विधिक, सिविल या दंडिक कार्यवाही नहीं होगी यदि वह सूचना सद्भावनापूर्वक देता है। तो आगे पढ़ लेते हैं। धारा 20 को देखना है, पढ़ लेते हैं। मामले की रिपोर्ट करने के लिए मीडिया, स्टूडियो और फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता, यानी कि उन पे जिम्मेदारी है क्या करने की, पढ़ लेते हैं। कोई भी मीडिया या होटल या लॉज या अस्पताल या क्लब या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं को कोई कार्मिक उनमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या को प्रकट किए बिना किसी ऐसे सामग्री जो लैंगिक शोषण संबंधी है और उपयोग की जा रही है, यथास्थिति विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस को जानकारी उपलब्ध कराएगा। यानी कि यदि कोई मीडिया है, होटल है, लॉज है, अस्पताल है, क्लब है, स्टूडियो है, फोटो चित्रण संबंधी और अन्य सुविधाएं हैं, तो वहाँ का जो कार्मिक होगा, कर्मचारी होगा और व्यक्ति होगा, उसको वहाँ पे कितने लोग नियोजित हैं, काम कर रहे हैं, इसको छिपा करके यदि कोई सामग्री है जो लैंगिक शोषण से संबंधित है तो और उपयोग की जा रही है तो उसकी रिपोर्ट करेगा। कहाँ पे रिपोर्ट करेगा, तो विशेष किशोर पुलिस यूनिट के पास या फिर स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट कर सकेगा। आगे पढ़ लेते हैं। कराएगा यहाँ पे है शैल बी, यानी कि उसकी बाध्यता है। धारा 21 पढ़ लेते हैं। धारा 21 मामले की रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने में असफल रहने के लिए दंड, पढ़ लेते हैं। उपधारा 1, जब कोई व्यक्ति धारा 19 उपधारा 1 या 20 के अधीन रिपोर्ट करने में असफल रहता है, यानी कि अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है कि 19 में भी रिपोर्ट करना है किसी भी व्यक्ति या फिर बालक के माध्यम से, और 20 में मीडिया या फिर स्टूडियो या फिर फोटो चित्रण का कोई माध्यम है तो उसकी बाध्यता है कि वो रिपोर्ट करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे दे रखा है कि जब कोई व्यक्ति धारा 19 उपधारा 1 या 20 के अधीन रिपोर्ट करने में असफल रहता है या धारा 19(2) के अधीन अपराध अभिलिखित करने में असफल रहता है तो उसको 6 महीने का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी कि जो प्रावधान किया गया है धारा 19 और 20 में रिपोर्ट करने की, यदि वह रिपोर्ट नहीं करता है तो उसको 6 महीने का कारावास दिया जा सकता है या फिर उस पर जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है या फिर दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है। आगे पढ़ लेते हैं। उपधारा 2, किसी कंपनी या संस्था का भार साधक अपने नियंत्रण के अधीन धारा 19(1) में रिपोर्ट नहीं करता है तो उसे 1 साल का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक, यहाँ पे ऊपर था कि कोई भी व्यक्ति या बालक या फिर कोई भी मीडिया, स्टूडियो या फिर कोई भी अस्पताल, लॉज, होटल, ये सब हो गया, नहीं करेंगे तो उनके लिए कारावास है 6 महीना और जुर्माना या फिर दोनों। और यदि कोई कंपनी या संस्था का भार साधक नहीं करता है रिपोर्ट और उसके नियंत्रण के अधीन ऐसा सामग्री या अपराध किया जा रहा है तो उसके लिए कारावास की अवधि बढ़ा दी गई है, 1 वर्ष है और जुर्माना है। ठीक, प्लस जुर्माना भी है। आगे पढ़ लेते हैं। उपधारा 3, उपधारा 1 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन किसी बालक को लागू नहीं होंगे। यानी कि जो भी उपधारा 1 है कि यहाँ पे अभिलिखित असफल रहेगा रिपोर्ट करने में, तो यदि कोई बालक असफल रहता है इत्तिला देने में, रिपोर्ट करने में, तो वहाँ पे उसको कोई दंड नहीं दिया जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं। इसको आप लोग 1-2 बार वीडियो देख लेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पढ़ लेते हैं। धारा 22, मिथ्या परिवाद और मिथ्या सूचना के लिए दंड।
उपधारा 1, जब कोई व्यक्ति, धारा 3 मैंने सब लिख भी दिया है कि इस धारा में क्या है, क्योंकि याद करने में थोड़ी सी आसानी हो। धारा 3 प्रवेशन लैंगिक हमला, धारा 5 गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, धारा 7 लैंगिक हमला, धारा 9 गुरुतर लैंगिक हमला के अधीन किसी अपराध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसको अपमानित करने, धमकाने या मानहानि करने के आशय से मिथ्या परिवाद करेगा या मिथ्या सूचना देगा तो वह 6 महीने के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी कि यदि कोई व्यक्ति है जो धारा 3, 5, 7, 9 के अंतर्गत कोई उस व्यक्ति को यानी किसी अन्य व्यक्ति को अपमानित करने के लिए या फिर धमकाने के लिए या फिर मानहानि करने के लिए कि आशय से मिथ्या परिवाद देता है या फिर परिवाद करता है या फिर सूचना देता है, तो उसको कारावास से दंडित किया जाएगा। 6 महीने का कारावास होगा या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं उपधारा 2, यदि किसी बालक द्वारा कोई मिथ्या परिवाद किया गया है या मिथ्या सूचना दी गई है तो वह दंडित नहीं किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे दंड से छूट दी गई है। किसको दी गई है? तो किसी बालक को दी गई है। यदि कोई बालक ऐसा सूचना दे देता है, मिथ्या परिवाद कर देता है, तो उसके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं है। आगे पढ़ लेते हैं उपधारा 3, जो कोई बालक नहीं होते हुए किसी बालक के विरुद्ध मिथ्या परिवाद करेगा या मिथ्या सूचना देगा या मिथ्या जानते हुए भी उपलब्ध कराएगा, वह 1 साल का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी कि जब कोई व्यक्ति, उसमें बालक नहीं आएगा, किसी बालक के विरुद्ध मिथ्या परिवाद करता है या मिथ्या सूचना देता है तो उसके लिए कारावास की अवधि है 1 साल और जुर्माना या फिर दोनों, या जुर्माना या दोनों। यानी कि यदि कोई बालक नहीं है और किसी बालक के विरुद्ध कोई मिथ्या साक्ष्य परिवाद किया गया है और मिथ्या साक्ष्य दिया गया है तो उसको 1 साल की कारावास से या फिर जुर्माने से या फिर दोनों से दंडनीय किया जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं धारा 23, मीडिया के लिए प्रक्रिया। मीडिया के लिए क्या प्रक्रिया है, पढ़ लेते हैं। उपधारा 1, कोई व्यक्ति मीडिया, स्टूडियो या फोटो चित्रण के माध्यम से बिना पूर्ण या अधिप्रमाणित सूचना रखे किसी बालक के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं करेगा, उस पर टीका टिप्पणी नहीं करेगा जिससे उसकी मानहानि हो या निजता के अधिकार का अतिलंघन हो। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मीडिया, स्टूडियो, फोटो चित्रण के माध्यम से यदि उसको उस बारे में पूरी जानकारी नहीं है या फिर प्रमाणित सूचना नहीं है तो वह क्या करेगा, किसी भी बालक के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं करेगा या फिर उस पर टीका टिप्पणी नहीं करेगा या फिर उसको उसकी मानहानि नहीं करेगा या उसके निजता के अधिकार का अतिलंघन नहीं करेगा। आगे पढ़ लेते हैं उपधारा 2, बालक के नाम, पता, फोटो चित्र, परिवार का ब्यौरा, विद्यालय, पड़ोस आदि को प्रकट नहीं करेगा। ठीक, यहाँ पे क्या है उपधारा 2 में कि कोई भी, पहले तो उपधारा 1 में है कि बिना उसको उचित पूरी सूचना या फिर प्रमाणित सूचना प्राप्त हुए किसी भी बालक के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं करेगा, उस पर टीका टिप्पणी नहीं करेगा या फिर उसकी मानहानि नहीं करेगा जिससे उसकी गोपनीयता के अधिकार का अतिलंघन हो। या फिर उपधारा 2 में है किसी भी बालक के नाम, पता, फोटो चित्रण या फिर उसके फैमिली का ब्यौरा या फिर किस विद्यालय में पढ़ता है, विद्यालय का नाम या फिर पड़ोस आदि को प्रकट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे प्रोवाइजो भी है, पढ़ लेते हैं। परंतु यदि सक्षम विशेष न्यायालय की राय में ऐसा प्रकटन मामले के विचारण के लिए आवश्यक है और बालक के हित में है तो वह प्रकट करने के लिए अनुमति दे सकेगा। यानी कि यदि न्यायालय की राय हो जाती है, सक्षम विशेष न्यायालय की, कि उसको प्रकट करने की आवश्यकता है मामले की विचारण करने के लिए, तो वह उसको ऐसी अनुमति दे देगा। आगे पढ़ लेते हैं उपधारा 3, मीडिया या स्टूडियो या फोटो चित्रण का स्वामी यानी कि जो मालिक है वहाँ का या प्रकाशक संयुक्त रूप से या पृथक रूप से अपने कर्मचारी के कार्यों या लोपों के लिए उत्तरदायी होगा। यानी कि कोई भी जो किसी भी ऐसे मीडिया, स्टूडियो या फोटो चित्रण का स्वामी या मालिक है या प्रकाशक है तो उसको संयुक्त रूप से या फिर अलग से ही पृथक रूप से जो उसके कर्मचारी द्वारा अपराध किया गया है उसके लिए उत्तरदायी माना जाएगा। उपधारा 4, कोई व्यक्ति जो उपधारा 1 और 2 का उल्लंघन करेगा किसी भांति के कारावास से जो 6 महीने से लेकर के 1 साल या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी कि यदि कोई व्यक्ति जिसको
प्रकट नहीं करने के लिए बाध्य किया गया है। यहाँ पे नियम बनाया गया है कि वो किसी बालक के बारे में किसी भी जानकारी को प्रकट नहीं करेगा। तो यदि वह प्रकट करता है और उस उपधारा 1 का और 2 का उल्लंघन करता है तो उसके लिए सज़ा मिलेगी कितने साल की, तो 6 महीने से लेकर के 1 साल की हो सकती है, या फिर जुर्माने या फिर दोनों से दंडनीय होगा। आगे पढ़ लेते हैं। अध्याय 6 बालक के कथनों को अभिलिखित करने की प्रक्रिया। क्या होगी प्रक्रिया, देख लेते हैं। धारा 24 बालक के कथन का अभिलिखित किया जाना। पढ़ लेते हैं कैसे कैसे इसमें प्रक्रिया है। उपधारा 1 बालक के कथन को बालक के निवास स्थान या ऐसा स्थान जहां वह साधारणतया रहता है या उसके पसंद के स्थान पर या उसके पसंद के स्थान पर उपनिरीक्षक की पंक्ति से अन्योन किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा। यानी कि कोई भी बालक है वह अभिकथन करता है तो उसके अभिकथन को उसके निवास स्थान पर या फिर जहाँ पे वो रहता है साधारण रूप से या फिर उसकी पसंद के स्थान पर अभिलिखित किया जाएगा। और यह अभिलिखित कौन करेगा, तो कोई भी उप निरीक्षक पद की महिला पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं। उपधारा 2 कथन अभिलिखित करते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में होगा। उपधारा 3 पुलिस अधिकारी यह ध्यान रखेगा कि वह बालक किसी समय अभियुक्त के संपर्क में न आए। यानी कि उपधारा 2 में है कि जो भी पुलिस अधिकारी ऐसे कथन को अभिलिखित करेगा वो वर्दी में होगा और ये भी उसको निश्चित करना है कि जो अभियुक्त है उसके संपर्क में बालक न आने पाए। उपधारा 4 किसी बालक को किसी भी कारण से रात में पुलिस स्टेशन में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट है 5 बालक की पहचान को पब्लिक मीडिया से पुलिस तब तक संरक्षित करेगी जब तक बालक के हित में विशेष कोर्ट अनुमति न मिले। यानी कि कोई भी पुलिस किसी भी पब्लिक मीडिया को कोई भी सूचना या फिर कोई भी उसके संबंध में सूचना नहीं देगी जब तक कि विशेष कोर्ट इसकी अनुमति आज्ञा न दे दे। तो यहाँ पे एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। 24 में क्या है कि कोई भी बालक है यदि वह अभिकथन करता है तो उसकी पसंद के स्थान पर, निवास स्थान पर या फिर साधारण रूप से जहाँ रहता है लिखा जाएगा, अभिलिखित किया जाएगा। और ऐसा अभिलेखन कौन करेगा, तो उपनिरीक्षक पद की कोई महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिखा जाएगा। और लिखते समय वह जो पुलिस अधिकारी होगा वर्दी में होगा। और ऐसा ये भी ध्यान रखिएगा लिखते समय कि जो बालक है वह अभियुक्त के संपर्क में न आए। और भी प्रावधान है कि कोई भी बालक रात में पुलिस स्टेशन में कभी निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। और ये भी है कि पुलिस ध्यान रखेगी कि कोई भी पब्लिक मीडिया में बालक के बारे में कोई सूचना नहीं पहुंचने पाए जब तक कि विशेष कोर्ट इसकी अनुमति नहीं दे देती है। आगे पढ़ लेते हैं। धारा 25 मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का अभिलेखन। उपधारा 1 यदि बालक का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 में क्या है, संस्वीकृति से संबंधित प्रावधान है कि अधीन अभिलिखित किया जाता है तो उसमें किसी बात के होते हुए भी मजिस्ट्रेट बालक द्वारा बोले गए कथन के अनुसार लिखेगा। यानी कि यदि कोई बालक है उसका कथन सीआरपीसी की धारा 134 के अधीन वह कन्फेशन करता है, संस्वीकृति करता है, तो उसको मजिस्ट्रेट के द्वारा उसके बोले गए शब्दों के अनुसार लिखा जाएगा। परंतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 उपधारा 1 का परंतु में के उपबंध जहां तक वह अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति अनुज्ञात करता है इस मामले में लागू नहीं होगा। यानी कि सीआरपीसी की धारा 164 में है कि वहां पे अभियुक्त के वकील होंगे, तो यहाँ पे ऐसा प्रावधान नहीं है कि यहाँ पे जब अभिलिखित करेगा मजिस्ट्रेट तो यहाँ पे उसको अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति नहीं रखी जाएगी। आगे पढ़ लेते हैं। उपधारा 2 मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 173 यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट फाइल किए जाने पर बालक या उसके माता पिता या उसके प्रतिनिधि को सीआरपीसी की धारा 207 के अधीन विनिर्दिष्ट दस्तावेज की एक प्रति प्रदान करेगा। यानी कि जो भी ऐसा लिख रहा है वह मजिस्ट्रेट धारा 173 सीआरपीसी के अधीन जो भी उसकी रिपोर्ट है वह किसको देगा, उसकी एक प्रति, या तो बालक को या फिर उसके माता पिता को या फिर उसके प्रतिनिधि को। आगे पढ़ लेते हैं। धारा 26 अभिलिखित किए जाने वाले कथन के संबंध में अतिरिक्त उपबंध। पढ़ लेते हैं क्या है अतिरिक्त उपबंध। उपधारा 1 मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी
बालक के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति जिस पर बालक विश्वास करता है की उपस्थिति में बालक द्वारा किए गए कथन को अभिलिखित करेगा। यानी कि इसमें धारा 26 में उसके अभिलेखन बालक द्वारा किए गए कथन के संबंध में अतिरिक्त उपबंध किया गया है। और क्या कहा गया है उपधारा 1 में कि जब कोई मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी बालक के कथन को लिखेगा तो वहाँ पे उसके माता पिता या फिर कोई अन्य व्यक्ति जिस पर वह बालक विश्वास करता है कि उपस्थिति वहाँ पे रहेगी। उपधारा 2, यदि आवश्यक हो तो मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर की किसी अनुवादक या दुभाषिए की सहायता ले सकता है विहित फीस के संदर्भ पर। यानी कि यदि उसको आवश्यकता पड़ती है तो किसी भी ट्रांसलेटर या फिर दुभाषिए का सहायता ले सकता है। उपधारा 3, मानसिक या शारीरिक निःशक्तता वाले बालक की दशा में मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर किसी विशेष शिक्षक, बालक से सुपरिचित किसी व्यक्ति या किसी विशेषज्ञ से विहित फीस की संदाय पर सहायता ले सकेगा। यानी कि यदि वह बालक मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अशक्त है तो उस वहाँ पे जो कोर्ट है मजिस्ट्रेट है या फिर पुलिस ऑफिसर है, वहाँ पे कोई विशेष शिक्षक जिसको उस संबंध में विशेष जानकारी हो या फिर बालक से परिचित किसी अन्य व्यक्ति की या फिर किसी विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है और उसको उचित फीस दिया जाएगा ऐसे विशेषज्ञ को। आगे पढ़ लेते हैं। उपधारा 4, जहाँ संभव है वहाँ यथा स्थिति मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि कथन श्रव्य, दृश्य, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अभिलिखित किया जाए। यानी कि जहाँ पे संभव हो सके वहाँ पे क्या करेगा मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर, तो यह देखेगा, सुनिश्चित करेगा कि वहाँ पे श्रव्य, दृश्य, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कथन अभिलिखित किया जाए। आगे पढ़ लेते हैं धारा 27। धारा 27 में है बालक की चिकित्सकीय परीक्षा। पढ़ लेते हैं। बालक की चिकित्सकीय परीक्षा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 क के अनुसार की जाएगी, चाहे इस अधिनियम के अधीन कोई FIR यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट या फिर कंप्लेंट यानी परिवाद रजिस्ट्रीकृत नहीं हो। यानी कि चाहे कोई भी उसके विरुद्ध, बालक के विरुद्ध या FIR या फिर परिवाद रजिस्ट्रीकृत नहीं हो, उसकी चिकित्सकीय परीक्षा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 क के अधीन की जाएगी। आगे पढ़ लेते हैं अध्याय 7 विशेष न्यायालय। विशेष न्यायालय के संबंध में धारा 28 से लेकर के 32 तक प्रावधान है। पढ़ लेते हैं धारा 28 विशेष न्यायालयों का अभिहित किया जाना। पढ़ लेते हैं इसको। उपधारा 1, स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले में इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को एक विशेष न्यायालय अभिहित करेगा। यानी कि पावर किसको है यहाँ पे, तो राज्य सरकार को है। किसकी सहमति से, परामर्श से, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से प्रत्येक जिले में यानी कि हर जिले में एक विशेष न्यायालय अभिहित करेगा। और वह किसको करेगा, सेशन न्यायालय को भी एक विशेष न्यायालय अभिहित कर देगा। परंतु यदि सेशन न्यायालय को बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन बालक न्यायालय अधिसूचित किया गया है तो ऐसा न्यायालय इस धारा के अधीन विशेष न्यायालय समझा जाएगा। यानी कि यदि किसी सेशन न्यायालय को जो बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 है या फिर किसी अन्य विधि के अधीन बालक न्यायालय अधिसूचित कर दिया गया है तो वहाँ पे उसको विशेष न्यायालय समझा जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं उपधारा 2 इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय कोई विशेष न्यायालय किसी ऐसे अपराध का भी विचारण करेगा जिसके साथ अभियुक्त को CRPC के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जा सकता है। यानी कि कोई भी जो यहाँ पे विशेष न्यायालय है वह यदि कोई जो अभियुक्त है उसका विचारण उसी से संबंधित है, उसी विचारण से, और कोई अन्य अपराध है तो उसको साथ में ही उसका ट्रायल कर सकता है। अब यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ गया होगा सारी धाराएं। आप लोग इसको 1-2 बार पढ़ सकते हैं, बार बार रिवीजन कर सकते हैं। अब इसके आगे की धाराओं को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।